हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में हमारे 4 मॉड्यूल है फ्रेंड्स, और इसमें से अगर हम लोग बोले सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा है तो वो है आपका मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए और बी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका डी और उसके बाद आपका सी मॉड्यूल। सी मॉड्यूल में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। आपका जो सी मॉड्यूल है वो आपका 42 से लेके 50 तक है। तो लास्ट के अगर आप लोग ये 2 चैप्टर्स भी कर लेंगे और डिजिटल पेमेंट, ये 2-3 चैप्टर से ही आपका जो है काफ़ी कवर हो जाएगा। तो आपको सारे मॉड्यूल्स भी देखने का इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और बात करें डी मॉड्यूल की, तो डी में भी जस्ट 4-5 ही मॉड्यूल्स और इसमें इथिक्स को लेके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर डी मॉड्यूल इस तरीके का है कि अगर आप लोगों ने एक बार भी वीडियोस देख ली तो आपके आसानी से 5 चैप्टर्स आसानी से कवर हो जाएंगे। तो इन वीडियोस को दोबारा भी रिपीट नहीं करना, क्योंकि काफ़ी सिंपल आपका इथिक्स ये सब रहता है। अगर हम लोगों ने प्रेफरेंस, तो हम लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ प्रेफरेंस की बात की। प्रेफरेंस है सबसे ज़्यादा ए और बी, उसके बाद डी और उसके बाद सी। तो ये मॉड्यूल का मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया कि कौन से मॉड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए या बी ऑलमोस्ट इक्वली वेटेज है, और क्योंकि ए में चैप्टर्स काफ़ी हैं तो इसलिए मैंने ए बी सिर्फ आपका सीक्वेंस लगाया। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वली ही वेटेज है आपका, ठीक है। और उसके बाद आप लोग डी देख सकते हैं और उसके बाद आप सी की वीडियोस देख सकते हैं। मॉड्यूल की हमने डिस्कशन की फ्रेंड्स। अब हम लोग चैप्टर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला मॉड्यूल आपका ए है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके आपके 21 तक कवर है। तो इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स हमें अच्छे से करने चाहिए। पहला चैप्टर KYC AML वाला चैप्टर, और जैसे करंट अकाउंट ओपनिंग की क्या क्या कंडीशंस रहती है उसको लेके। फिर 5th चैप्टर, फिर 8th चैप्टर। फेमा को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके। NRI को लेके ये जो 9 चैप्टर है। फिर 10 चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और यहाँ पे फिर लास्ट में जो 3 चैप्टर्स है आपका 19, 20, 21, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको मॉड्यूल ए में बताए। बात करें मॉड्यूल बी की, तो मॉड्यूल बी में कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका क्रेडिट फैसिलिटीज़ है ना, यहाँ पे जैसे आपकी वर्किंग कैपिटल हो गई, इसको लेके 1-2 नंबर का आपका पूछा गया था। या ऑपरेटिंग जो साइकिल होता है उसको कैलकुलेट करने का, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल है, तो उसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स इस मॉड्यूल बी में से पूछे गए थे। तो यही चीज़ें इस मॉड्यूल बी में से बन सकती है। ऑपरेटिंग साइकिल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसका न्यूमेरिकल, और वर्किंग कैपिटल का न्यूमेरिकल। तो मॉड्यूल बी में ये है आपका। और नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 28। यूनिट 28 भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28 के बाद नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 30, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटरमिनिटी। ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर 31, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 32 हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका ग्रीन क्लॉज, रेड क्लॉज, लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 33, डिफर्ड पेमेंट गारंटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई है प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, उसके क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। क्या क्या टारगेट्स है, सब टारगेट्स क्या है, उसके ऊपर इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। को लेंडिंग जो मॉडल होता है बैंकों का, NBFCs के साथ मिलकर बैंक जो लोन देते हैं उसको को लेंडिंग मॉडल बोला जाता है। तो को लेंडिंग मॉडल के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जो बैंक लोन देता है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। MSME की जो नई डेफिनेशन है एज पर 2020, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का डेफिनेशन है ना कि इतना इन्वेस्टमेंट या इतना टर्नओवर, तो उसको लेके क्वेश्चंस आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आपके, हाँ, इसमें जो 40 है ना, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, ठीक है। इनकी जो स्कीम्स, आप लोग स्कीम्स अच्छे से कीजिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति में आप लोग एज याद रख सकते हैं, किस एज से किस एज तक और कितना पैसा मिलता है। सुरक्षा बीमा आपका एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस है। जीवन ज्योति बीमा योजना आपका ये लाइफ इंश्योरेंस है। अटल पेंशन योजना में बस 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं कि एज लिमिट कितना और पेंशन कितनी है। तो एज लिमिट 18 से 40 साल है और पेंशन 1000, 2000, 3, 4 और 5000। तो यही क्वेश्चन पूछते हैं। PPF के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि इसका लॉक इन पीरियड क्या होता है। तो यही गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, ये भी चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल बी में इतना ही है। आप लोग अगर मॉड्यूल सी करेंगे इसको आप लोग लास्ट में करना, पहले आप लोग मॉड्यूल डी को कवर करना, ठीक है। डी में एक तो 4-5 ही चैप्टर है, ज़्यादा चैप्टर इसमें नहीं है। डी को करने के बाद आप लोग आ जाना सी पे। सी के जो लास्ट के जो 2-3 चैप्टर्स है इनको आप कर लेना, इसी से आपका काम हो जाएगा। सारे चैप्टर्स आपको नहीं देखने का जरूरत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। सी जो मॉड्यूल है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें जो लास्ट के 2 चैप्टर है 49 और 50, इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। हैशटैग बैंकिंग क्या होता है, आपका फिनटेक को लेके क्वेश्चन आते हैं, ई-रुपये को लेके क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे आपके अलग अलग टाइप के जो साइबर फ्रॉड चलते हैं उनको लेके क्वेश्चन आते हैं। एक होता है DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ये वाला एक साइबर अटैक होता है। और भी कई सारे
टाइप के साइबर अटैक्स होते हैं, इसको लेके क्वेश्चंस आते हैं आपका, डिजिटल पेमेंट को लेके, डिजिटल बैंकिंग को लेके। ये जो 3-4 मैंने आपको चैप्टर्स बताए 44, 46, पहले तो आप लोग इन दो को करना 49, 50, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आप लोग 44, 46 को भी देख सकते हैं। तो जनरली इसी में से आपका मॉड्यूल सी से पूछा जाएगा, ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाएगा। यूनिट वाइज हम लोगों ने देख लिया है फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल मतलब चैप्टर या टॉपिक वाइज। तो देखिए जो मॉड्यूल ए है उसमें ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। बैंक एंड कस्टमर रिलेशनशिप, ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से। LEI में कितना डिजिट होता है, कितने अमाउंट के लिए LEI मैंडेटरी होता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और CTS के ऊपर भी आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंक लीन के ऊपर क्वेश्चन आपका आता है। और NRI और PI, इस चैप्टर को आप पूरा देखना। NRE, NRO, FCNR का जो डिफरेंस होता है ना, क्या क्या उसमें डिफरेंस है, इसके अमाउंट को लेके काफ़ी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। PIO के ऊपर भी क्वेश्चन है इस बार कि क्या उनको लोन दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी आपका इस वाले चैप्टर में से पूछा गया था। और फॉरेन करेंसी, आपका फेमा का जो एक्ट है वो भी आपको देखना है, वो भी काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका जो ऑम्बड्समैन स्कीम है ना, इसको लेके भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन ये भी था कि कितना फीस चाहिए, अगर आपको कस्टमर को कोई कंप्लेन करनी है ऑम्बड्समैन के पास तो कितना फ़ी पे करना होता है, तो कोई भी फ़ी नहीं होता, तो आंसर था नो फी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, अमाउंट को लेके क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CPI कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो है लिमिट को लेके पूछा जाता है क्वेश्चन, कि सेंट्रल का कितना लिमिट है या डिस्ट्रिक्ट का कितना लिमिट है, लिमिट को लेके क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो ये जो आपका तीनों कमीशन है इसका कितना कितना लिमिट है, इसके लिमिट को लेके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जनरली पेनल्टी को लेके क्वेश्चन पूछते हैं, और मतलब टाइम लिमिट को लेके क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने टाइम के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी होती है और कितना पैसा चाहिए होता है अगर आपको RTI के लिए अप्लाई करना है। सो नेक्स्ट मॉड्यूल बी की बात करें तो ये आपका जो वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग कैपिटल के ऊपर 1-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑपरेटिंग साइकिल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। और NPA के ऊपर भी जनरली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। लिमिट कितना है, DRT का कितना लिमिट है, कितने तक का, और सरफासी में कब तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, सरफासी में कितना टाइम लिमिट है, तो सरफासी में टाइम लिमिट को लेकर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। UCPTC 600, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ नीचे आ जाएंगे, आपका एजुकेशन लोन को लेके जो मार्जिन होता है ना, मार्जिन को लेके 1-2 नंबर की जो है न्यूमेरिकल पूछे गए थे। और डिफर्ड पेमेंट गारंटी किसको बोलते हैं, ये टॉपिक भी आपका पूछ लेते हैं। बैंकों का जो मॉडल होता है ना, को लैंडिंग मॉडल, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब बहुत डिटेल में आपको नहीं करना, को लैंडिंग मॉडल एक्जैक्टली क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। MSME में चैप्टर भी बहुत बड़ा है, तो आपको सारा कुछ नहीं देखना। माइक्रो, स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेस का लिमिट कितना है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना टर्नओवर हो सकता है, कि ये माइक्रो में आएगा या ये स्मॉल में आएगा, मीडियम में आएगा, बस आप लोग लिमिट याद करके जाइएगा, ये वाला काम भी आपका हो जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, तो इसके लेके भी क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। और डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, डिजिटल बैंकिंग में से भी कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप के साइबर थ्रेट्स होते हैं ना, तो कौन कौन से टाइप के साइबर थ्रेट्स होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। इसमें से क्वेश्चन पूछे कौन कौन से टाइप के साइबर फ्रॉड या साइबर अटैक होते हैं, तो इसको लेके भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स कुछ और मिसलेनियस टॉपिक हैं, वो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखे हैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से मिसलेनियस टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रीन डिपॉजिट को लेके, राउटर और हब के डिफरेंस को लेके आपका क्वेश्चन पूछा गया था। PPI का जो लिमिट है, स्मॉल PPI का क्या लिमिट है, इसके लिमिट को लेके आपका क्वेश्चन पूछा गया था। MMID क्या होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर के ऊपर क्वेश्चन था। चैप्स क्या होता है, कौन से कंट्री का क्लियरिंग सिस्टम है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। ये सारे वो टॉपिक है जिसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। चार्ज कार्ड के क्या फीचर्स हैं, चार्ज कार्ड क्या होता है, इसके क्या फीचर्स है, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। कोई NRI कस्टमर है, उसने अपना जो FD है वो क्या किया, उसने क्लोज किया है। FD क्लोज करने के बाद अभी उसने क्लेम नहीं किया, ठीक है। NRI को कस्टमर है NRI, तो कितना टाइम में उसका जो फॉरेन लायबिलिटी उसको में क्रिस्टलाइज करना होता है, तो वो आंसर है 3 years। इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। जो टंडन कमेटी है, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और स्मिशिंग क्या होता है, स्मिशिंग, और आपका CRR और SLR,
इस टॉपिक में से भी आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की जो पीडीएफ आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा समझ पाना। सो इन 500 प्लस जो पीडीएफ आपको मिलेंगी उनसे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से मैच करेंगे। जैसे मैंने आपको डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो बताया, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन का डिफरेंस बताया है, ठीक है, चार्ज कार्ड क्या होता है, एमएमआईटी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो उससे भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा टू हैंड्स की ऐप में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट को आप जरूर दीजिए, उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोगों को जो पीडीएफ मिलेगी जिसमें 500 प्लस क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे, उस पीडीएफ को आप टू हैंड्स की ऐप से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग टू हैंड्स की अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, तो उन चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, आप इतनी सारी वीडियोस नहीं देख पाएंगे, पर जो मैंने आपको वीडियोस बताई है उसके साथ अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते तो इससे आपको बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी एग्जाम की तैयारी के लिए। सो फ्रेंड्स, तैयारी करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की वीडियोस बताइए चैप्टर्स की, तो उन वीडियोस को आप देखिए। फिर मॉक टेस्ट को आप एक काम कीजिए, जितने भी चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल 55 के आसपास चैप्टर, तो सभी चैप्टर्स के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट आप सभी चैप्टर्स का मॉक टेस्ट दीजिए, किसी भी चैप्टर के मॉक टेस्ट को आप बिल्कुल भी स्किप फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो टोटल अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करें तो इसमें आपके 55 चैप्टर्स हैं, तो 55 चैप्टर्स के लिए आपको 55 मॉक टेस्ट देने चाहिए, और वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे 51 चैप्टर्स अगर मान लीजिए थोड़ा सा छोटा है तो इसमें शायद आपको 20 या 22 मिले, और कोई चैप्टर जो बड़ा है तो उसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट से यही फायदा होता है कि आपको आप कुछ चैप्टर्स को अगर आप स्किप भी कर गए तो उस मॉक टेस्ट में आपका कवर हो जाएगा, तो आपको उसके लिए ज़्यादा परेशान या ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे चैप्टर वाइज, पर जो पीपीबी है यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, इसमें मॉक टेस्ट की बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 939 के आसपास चैप्टर्स है, तो कितना कुछ आप लोग याद रख सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। बाकी सब्जेक्ट के भी आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, पर मैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के मॉक टेस्ट के लिए आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के लिए हाईली रिकमेंड करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट चैप्टर वाइज आप मॉक टेस्ट देंगे, उसमें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किप नहीं रहेंगी, ठीक है। तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का। बाकी 3 सब्जेक्ट का भी आपको देना चाहिए, जो बाकी सब्जेक्ट बच गए हैं, बट इसको आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना, ये बिल्कुल ही आपके लिए मैंडेटरी है। आई होप आपकी तैयारी यहाँ पे आपको आइडिया लग चुका होगा किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।